दोस्तों, शरीर से थकान और कमजोरी पूरी तरह से निकालने के लिए कई साल पहले प्राचीन आर्ष मुनियों ने कुछ आयुर्वेदिक तरीके बताए थे, जिससे आप अपने शरीर को मजबूत और बलवान बना पाओगे। तो ये तरीके कौन से हैं, वही आज हम एक प्रसिद्ध प्राचीन कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के इस भागदौड़ के जीवन में हर कोई अपना शरीर बलशाली बनाना चाहता है। वो अपने आप को ऊर्जावान बनाना चाहता है और इसके लिए वो सुबह सुबह या शाम को जिम भी जाते हैं और तरह तरह की दवाइयों का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके बाद भी ना जाने क्यों उनका शरीर उतना बलशाली नहीं हो पाता है और ना ही उनके शरीर में वो ऊर्जा आ पाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयुर्वेदिक गुरुजी के द्वारा बताई गई 5 ऐसी चीज़ों के बारे में, जिनका उपयोग करके आप केवल 10 से 12 दिन के अंदर ही अपने शरीर को ऊर्जावान बना सकते हैं। आपके शरीर के भीतर ऊर्जा का संचार होना शुरू हो जाएगा और आपका शरीर देखते ही देखते बलशाली हो जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो आपके शरीर को पूरी तरह से बदल कर रख देती है। और इन चीज़ों का उपयोग जितना हमारे आर्ष मुनि थे और जितने भी राजा महाराजा थे वो सभी किया करते थे, तो वो 80 साल की उम्र तक भी हमेशा ऊर्जावान बने रहते थे। उनका शरीर बलवान रहता था और वो अपने जीवन की वृद्ध अवस्था में भी किसी भी युद्ध को करने में पूरी तरह से सक्षम थे। तो चलिए फिर जानते हैं वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें अपनाने के बाद आपका भी शरीर पूरी तरह से बलवान और ऊर्जावान बन जाएगा, जिनका उपयोग करके हम अपने शरीर का वजन बढ़ा सकते हैं, हम अपने शरीर को शक्तिशाली बना सकते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक महान गुरु रहता था। उन गुरु की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। कहा जाता था कि वो आयुर्वेद के बहुत ही बड़े ज्ञाता थे। एक दिन उनके पास एक लड़का आता है और वो उनसे हाथ जोड़कर कहता है, हे गुरुदेव, आपके पास बहुत दूर से आया हूँ। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। कृपया करके आप मेरी समस्या का समाधान करें। इस पर वो गुरु उस लड़के से कहते हैं, बताओ बेटा, तुम्हारा इतना दूर आने का कारण क्या है। उन गुरु की इस बात का जवाब देते हुए वो लड़का कहता है, हे गुरुजी, देखने में तो मेरे शरीर में आप कोई कमी नहीं देखेंगे, लेकिन फिर भी मैं हमेशा थका थका रहता हूँ। मेरा मन किसी भी काम में नहीं लगता है। जब भी किसी काम को शुरू करता हूँ उसमें पहले ही मेरा मन हार मान लेता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे शरीर में मानो ऊर्जा ही नहीं बची। अभी तो मेरी उम्र केवल 27 वर्ष की है, लेकिन अभी से मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने लगी है। मैं दिन भर आलस्य से भरा रहता हूँ। मेरा शरीर बीमारियों से घिरा रहता है। मेरे शरीर में बहुत सारी बीमारियों ने घर कर लिया है। इसलिए आज मैं आपके पास आया हूँ, क्योंकि मैंने आपके बारे में बहुत सारी बातें सुन रखी हैं। मैंने सुना है कि किसी भी तरह से आप लोगों का जीवन बदल देते हैं, किस तरह से आप लोगों को बलवान और ऊर्जावान बना देते हैं। इसीलिए आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा शरीर पहले से अधिक बलशाली हो जाए और मेरे शरीर में ऊर्जा का संचार हो, साथ ही साथ मुझे कोई बीमारी भी ना हो और मेरा मस्तिष्क अच्छी तरह से कार्य कर सके और मेरा मन सभी कार्य में लग सके और मेरा ज़्यादा पैसे भी खर्च ना हो। उस लड़के की सारी बातें सुनने के बाद वो गुरुजी उस युवक से कहते हैं, बेटा, आज मैं तुम्हें ऐसी 3 चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ जिसे अपनाकर तुम आसानी से अपने शरीर को शक्तिशाली बना सकते हो। तुम्हारा शरीर ऊर्जा से भरपूर हो जाएगा और तुम्हारा मन भी हर काम में लगने लगेगा। आज जो भी मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि इनका नियमित रूप से
उपयोग करने से ना तो कोई तुम्हें बीमारी होगी और ना ही तुम्हें थकान महसूस होगी, बल्कि पूरे दिन तुम ऊर्जा से भरे रहोगे और तुम्हारा मस्तिष्क भी अच्छी तरह से कार्य कर पाएगा। लेकिन उससे पहले तुम्हें ये समझना होगा कि आखिर हमारे साथ ये तकलीफ होती क्यों है। हम में से अधिकांश लोगों की ये समस्या क्यों होती है। इतना कहकर वो गुरुजी उस लड़के को समझाने का प्रयास करते हैं कि आखिर तुम्हारे भीतर ये समस्या क्यों आते हैं। वो गुरुजी कहते हैं, बेटा हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, फिर चाहे वो कोई भी अंग क्यों ना हो। हमारी मांसपेशियां भी पोषक तत्वों से बनी होती है। अगर शरीर में पोषक तत्वों की कमी रहती है तो आपके शरीर के प्रत्येक अंग पर इसका प्रभाव अवश्य देखने को मिलता है। इसीलिए यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका शरीर ऊर्जावान बना रहे, शक्तिशाली रहे, तो इसके लिए आपको पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों को लेने ही होंगे। इस पर वो लड़का गुरुजी की बात काटते हुए कहता है, हे गुरुदेव, परंतु हमें ये पोषक तत्व किस तरह से प्राप्त होंगे। इस पर वो गुरुजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा जब व्यक्ति को ये पता ही नहीं होता कि पोषक तत्व किन औषधि से मिलता है तो वो इनसे वंचित रह जाता है। तो हमारे शरीर की मरम्मत का काम भी ये करता है और इन्हीं से हमारे शरीर का विकास भी होता है। इसीलिए अब जो भी मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि इससे तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। इतना कहकर वो गुरुजी उस लड़के से कहते हैं, बेटा ये जो हमारी धरती है ये हमें बहुत कम पैसों में ऐसी चीज़ें उपलब्ध करवा देती है जिनको कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी बहुत ही आराम से खरीद सकता है। और यही से हमें वो औषधियाँ भी मिलती हैं जिनसे हमारे शरीर को पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। आगे गुरुजी उस लड़का से कहता है, बेटा हमारे शरीर में पोषक तत्वों का निर्माण 2 तत्वों से होता है जिसे हम अमीनो कहते हैं। ये अमीनो अम्ल जब जुड़ता है तो इसकी एक श्रृंखला बनती है। इसके टूटने से हमारे शरीर में पोषक तत्वों का निर्माण होता है। ये जो अमीनो अम्ल होते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहले वो होते हैं जिनको आपका शरीर अपने आप ही बना लेता है और दूसरा वो होता है जो आपको आपके आहार से प्राप्त होते हैं। इसीलिए एक बात का अवश्य ध्यान रखिए कि जो भी आप आहार करते हैं यदि उसके अंदर अमीनो अम्ल नहीं होते हैं तो आपके शरीर में विभिन्न प्रकार के तत्वों की कमी हो जाती है, जिनका असर आपके शरीर पर भी पड़ता है और इसके फलस्वरूप आपका शरीर भीतर ही भीतर कमज़ोर होने लगता है और आप थके थके महसूस करने लगते हैं। और इस अवस्था में किसी भी काम करने में आपका मन नहीं लगता है और आपके शरीर की हड्डियां भी कमज़ोर होने लगती हैं, जिससे कभी कभी हमारे शरीर की दर्द भी महसूस होता है और साथ ही हमारे शरीर की जो मांसपेशियां हैं वो भी ढीली पड़ने लगती हैं, जिससे हमारा शरीर अपना बल खोने लगता है और हमारे शरीर की ऊर्जा भी खत्म हो जाती है। चेहरे की चमक चली जाती है, हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं, आँखों की रोशनी भी कम होने लगती है। इसीलिए इनका संतुलन हमें बनाए रखना चाहिए। यदि इनका संतुलन बिगड़ता है तो आपके शरीर में तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाएगी और फिर हम तरह तरह की बीमारियों से घिर जाएंगे। आगे वो गुरुजी उस युवक से कहते हैं कि बेटा इसीलिए इन सब का संतुलन बनाए रखने के लिए अब जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका नियमित रूप से इस्तेमाल करना होगा, तभी वो चीज़ें तुम्हारे शरीर को ऊर्जावान बना पाएगी। आगे वो गुरुजी उस लड़के को कहते हैं, पहली चीज़ बेटा आप चाहे तो कितना भी आहार क्यों ना खा लो, लेकिन आपको वो पोषक तत्व नहीं मिल पाएगा जो आपको पनीर से मिलता है। आयुर्वेद में पनीर को पोषक तत्वों का खजाना कहा जाता है। पनीर आपको सामान्य से लेकर
गंभीर शारीरिक समस्याओं से भी बचाता है, क्योंकि इसके अंदर तरह तरह के पोषक तत्व हमें मिलते हैं, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, सॉलिड और भी तरह तरह के पोषक तत्व जो एक गर्भवती महिला और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। पनीर में मौजूद विटामिन डी और कैल्शियम आपको कैंसर के खतरे से बचाते हैं, और इसमें मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस जिसकी मदद से हड्डियों को मजबूती मिलती है, और साथ ही साथ पनीर खाने से दिल की बीमारियों से भी राहत मिलती है। इसमें पाए जाने वाला सेलेनियम नामक एंटीऑक्सीडेंट लंबे समय तक आपको जवान बनाए रखता है, आपको भीतर से पूरी तरह से स्वस्थ रखता है, जिससे आप ऊर्जावान बने रहते हैं और बीमार नहीं पड़ते हैं। आगे वो गुरुजी उस लड़के से कहते हैं, पनीर में मौजूद पोषक तत्व शरीर को न केवल ऊर्जा देते हैं, बल्कि ये हमारे शरीर के मांसपेशियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये आपकी मांसपेशियों को पहले से मजबूत बनाते हैं, ये उनकी मरम्मत करते हैं, और साथ ही पोषक तत्व हमारे वजन को संतुलित रखने में भी हमारे लिए बहुत मददगार साबित होते हैं। इसीलिए तुम्हें आज से ही रोज़ाना 100 ग्राम पनीर खाना चाहिए, और 100 ग्राम पनीर के अंदर तुम्हें 20 ग्राम पोषक तत्व मिल ही जाएंगे। तुम चाहो तो पनीर को यूं ही कच्चा भी खा सकते हो, या फिर तुम चाहो तो इसे गाय के घी में थोड़ा सा पकाकर इसका इस्तेमाल भी कर सकते हो, या फिर तुम चाहो तो इसकी सब्जी बनाकर भी इसे उपयोग में ले सकते हो। आगे वो गुरुजी उस लड़के से कहते हैं, बेटा यदि तुम चाहो तो पनीर खुद घर पर ही बना सकते हो, और घर पर बनाया गया पनीर बिना किसी मिलावट के बहुत ही स्वास्थ्य के लिए लाभदायक और ताज़ा होता है। फिर वो गुरुजी उस लड़के को तीसरी चीज़ बताते हुए कहते हैं, अंकुरित दाल। अंकुरित दाल में आपको हरी मूंग की दाल के छिलके वाली दाल और चने की दाल का भी आपको सेवन करना है। ये दोनों ही दाल पोषक तत्वों का बहुत ही अच्छा स्रोत है। इन दोनों में आपको भरपूर मात्रा में फाइबर मिल जाता है। जब आपके शरीर में फाइबर अच्छी मात्रा में होता है तो ये आपके पाचन के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। जिन लोगों को कब्ज की समस्या होती है, निश्चित रूप से उन्हें अंकुरित दाल का प्रयोग तो करना ही चाहिए, जिससे उनकी कब्ज की समस्या वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, और आपकी आंतें अर्थात आपका पेट पूरी तरह से साफ हो जाएगा। शरीर में जमी सारी गंदगी बाहर निकल जाएगी। इस कारण आपका पाचन तंत्र पहले से बेहतर काम करने लगेगा, और आपको अन्य समस्याओं से भी छुटकारा मिल जाएगा। आगे वो गुरुजी उस युवक से कहते हैं, जो वस्तु प्रकृति के जितने निकट होती है वो आपकी प्राण शक्ति को उतना ही ज़्यादा बढ़ाती है। अंकुरित दाल में जीवन है जो आपकी प्राण शक्ति को बढ़ाते हैं, आपकी ऊर्जा को बढ़ाते हैं, आपको तरोताज़ा रखते हैं। और इन तीनों दालों का इस्तेमाल तुम्हें कुछ इस प्रकार करना होगा। इन तीनों दालों को पानी में भिगोकर रखना है, और करीब 3 घंटे तक इन्हें पानी में यूं ही भिगो कर रखना है। उसके बाद उन्हें पानी से निकाल लेना है और सूती कपड़े में बांधकर उन्हें रखना है, और ये फिर उस सूती कपड़े पर थोड़ा सा पानी छिड़क कर उसे करीब 12 घंटे के लिए यूं ही छोड़ देना है। इन 12 घंटों के बीच में आप 6 घंटों के अंतराल में उस सूती कपड़े को एक बार फिर से पानी में भिगो सकते हैं, और इसके बाद 12 घंटे के बाद आप देखेंगे कि मूंग के चने की दाल अंकुरित हो जाएगी, इससे टूसा निकल जाएगी। इसके बाद आप चाहे तो आप इसे कच्चा भी खा सकते हैं, या आप इसमें थोड़ा नींबू निचोड़ कर, थोड़े से टमाटर, थोड़े से खीरे डालकर भी आप सलाद के रूप में भी इसका सेवन कर सकते हैं। आगे वो गुरुजी चौथी चीज़ बताते हुए कहते हैं, भुना हुआ चना खाओ, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन होता है। भुने हुए चने का इस्तेमाल 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि आप इसका आटा पिसवा कर इसका सत्तू बनाकर फिर इसका सेवन कर सकते हैं।
इससे आपके शरीर को ऊर्जा मिलेगी। यदि 100 ग्राम की मात्रा में चना लेते हो तो इनमें 18 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा और भुना हुआ चना आपके मस्तिष्क के विकास के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इससे आपका मस्तिष्क बहुत अच्छी तरह से काम करने लगता है, जिससे आपको कोई भी निर्णय लेने में परेशानी नहीं आती। और इसके साथ ही ये आपके बालों के लिए भी बहुत लाभदायक है और आपकी त्वचा के लिए भी बहुत उपयोगी है। भुना हुआ चना मैग्नीज, फास्फोरस और तांबे का भी एक भरपूर स्रोत है, जो हमारे हृदय स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभकारी होता है। और इसमें मौजूद फास्फोरस विशेष रूप से हमारे शरीर के लिए बहुत बढ़िया स्रोत है। और यही कारण है जब हम इसका लगातार नियमित रूप से सेवन करते हैं तो ये हमारे खून में जमी गंदगी और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हमारी मदद करता है। आजकल तो हर कोई केवल स्वाद के लिए खाना खाता है और अधिकांश वस्तु तले हुए ही होते हैं, तो इसमें से निकलने वाला तेल हमारे शरीर की नसों में जाकर बंद कर देते हैं, जिससे हमारे शरीर में हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन यदि आप भुने हुए चने का नियमित रूप से इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको हृदय रोग से बचा सकता है। भुना हुआ चना खाने से शरीर की इम्यूनिटी बहुत मजबूत हो जाती है, क्योंकि भुने हुए चने में एंटीऑक्सीडेंट पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं। और जो लोग अपने शरीर का वजन कम करना चाहते हैं वो लोग भी भुने हुए चने का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जिससे हमारे शरीर का पाचन तंत्र ठीक हो जाता है और पहले से बेहतर काम करने लगता है। और साथ ही साथ इसके सेवन से हमारे शरीर में ऊर्जा का भी प्रभाव होता है और हमारे शरीर में ऊर्जा भी बनी रहती है, जिससे हमें बार बार भूख नहीं लगती है और हम लंबे समय तक किसी भी काम को करने में सक्षम हो पाते हैं। कोसों दूर पहाड़ी की चोटी पर एक बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। एक यात्रा के दौरान बौद्ध भिक्षु को लावारिस बच्चा मिला। बौद्ध भिक्षु बच्चे को अपने साथ आश्रम में ले आए। बच्चा आश्रम के परिवेश में प्रकृति की शांत गोद में पलने लगा। लड़का जब 8 साल का हुआ तो बौद्ध भिक्षु लड़के से कहते हैं, जाओ तालाब के पास बैठो और आंख खोलकर ध्यान करो। लड़के को पता नहीं था कि ध्यान क्या होता है, लेकिन वो बचपन में बौद्ध गुरु की बात मानकर तालाब के पास बैठ जाता है। फूल, पत्ती, जल, पत्थर सबको टकटकी लगाकर देखता। धीरे धीरे लड़के में चीज़ों को ऑब्जर्व करने की कला विकसित हो गई। मन भी एकाग्र होने लगा। लड़का प्रकृति को बड़ी गहराई से महसूस करने लगा। जब वो शांत होकर बैठता तो फूलों की कोमलता, पानी की शीतलता, पत्थर की दृढ़ता को अपने अंदर महसूस करता। अपने आप वो काफ़ी समय तक शांत बैठा रह जाता। जब आंख खुलती तो आश्रम लौटता। ऐसे ही कुछ साल निकले। जैसे जैसे लड़का जवान हुआ वैसे वैसे उसने भोलेपन के साथ ऑब्जर्व करने की कला खो दी। अब उसे पहाड़ की चोटी पर शहर की टिमटिमाती रोशनी बहुत आकर्षित करती। उसका शांत बैठने का मन नहीं करता। अब लड़का 18 साल का नौजवान हुआ। उसका मन बेचैन रहने लगा। उसे पर्वत की शांति नीरस लगने लगी। वो दुनिया को देखना चाहता था, नए लोगों से मिलना चाहता था। एक दिन लड़के ने गुरुजी से कहा, मुझे शहर जाकर दुनिया देखनी है। कब तक इन पहाड़ों में रहूँगा। बौद्ध गुरु जानते थे कि जो इंसान के पास नहीं होता वही उसे आकर्षक लगता है, और जो उसके पास होता है इंसान उसकी कद्र नहीं करता। पर उन्होंने लड़के से कुछ नहीं कहा। अगले दिन ही बौद्ध गुरु ने खुद ही लड़के को बुलाया और कहा कि तुम शहर जाओ, राजा को ये पत्र दे देना और कुछ दिन वहीं रहना। दोस्तों, राजा आत्मज्ञानी और महल में रहने वाला सन्यासी था, पर गुरु ने लड़के को कुछ नहीं बताया। लड़का बहुत खुश हुआ। उसने
तत्काल सामान बांधा और निकल पड़ा। रास्ते में जब थोड़ा एक्साइटमेंट कम हुआ तो लड़के को आश्चर्य हुआ कि गुरु ने मुझे इतनी आसानी से क्यों जाने दिया। लड़का रास्ते में रुका और उसने बौद्ध गुरु का पत्र निकाला। उसमें केवल 3 शब्द लिखे थे, केवल दिशा दिखाओ। लड़के को कुछ समझ नहीं आया तो उसने ज़्यादा सोचा भी नहीं। शहर जाकर राजा को पत्र थमा दिया। राजा ने पत्र पढ़ा, फिर लड़के का चेहरा देखा। राजा तुरंत बौद्ध गुरु के शब्दों का अर्थ समझ गए थे। राजा ने आदेश किया और लड़के के लिए महल में रहने का प्रबंध हो गया। सारी सुख सुविधाएं मिलने के बाद राजा ने लड़के से कहा, तुम्हारा एक ही काम है, तुम्हें खुश रहना है। लड़के को अब राजमहल में सारी सुख सुविधाएं मिलने लगी। ना तालाब से पानी भरने जाना पड़ता, ना लकड़ी ढूंढने जाना पड़ता। किसी बात की कोई चिंता नहीं थी। लड़का बहुत खुश था। अब उसके पास बहुत समय भी बचता। उसने शहर घूमा, कई सारी जगह देखी, शहर में कई सारे दोस्त बनाए, कुछ किताब भी पढ़ी। इन सब में कुछ महीने गुजर गए, लेकिन धीरे धीरे लड़के का मन इन सब से उबने लगा। उसने महसूस किया कि उसका मन हमेशा कुछ नया चाहता है, लेकिन जब कुछ नया मिल जाता है तो ये मन संतुष्ट नहीं हो पाता, ज़्यादा देर खुश नहीं रह पाता। लड़के ने दूसरों को भी ऑब्जर्व करना शुरू किया। वो हर सुबह महल के बगीचे में जाया करता। ये बगीचा शहर का सबसे बड़ा बगीचा था और लोगों के लिए भी खुला था। लड़का इस बगीचे में आने वाले लोगों को ध्यान से ऑब्जर्व करता। लड़के ने देखा कि लोगों के चेहरे पर हमेशा तनाव बना रहता है, चाहे वो सेठ हो या सरफिरा, किसान हो या फिर ऑफिसर। सबके चेहरे को देखकर लगता कि लोगों का शरीर तो बगीचे में है, लेकिन इनका मन कहीं और है। इसीलिए एक तनाव है। लोग इस तनाव में प्रेजेंट में रहना भूल गए हैं। बगीचे की प्राकृतिक शांति का भी लोगों पर कोई खास असर नहीं होता। लोगों को देखकर लगता कि वो जिंदा तो है पर जीना भूल गए हैं। केवल छोटे बच्चे हैं जो अभी भी प्रेजेंट में जीना और खिलखिलाकर हंसना जानते हैं। पहले लड़के को लगता था कि शहर में उन्नति करने वाले लोग, बड़े घरों में रहने वाले लोग तो खुश रहते होंगे, लेकिन अब लड़के को ये एहसास हुआ कि बाहरी सुख सुविधाओं से केवल शरीर को आराम मिलता है, मन तो बाहरी मज़े और डिस्ट्रैक्शन से केवल थकता है। लेकिन मन को कभी असली आराम और खुशी नहीं मिलती। खुश रहने की बात तो दूर, लोगों की बेचैनी देखकर, मन के बारे में सोच सोच कर लड़का और भी बेचैन रहने लगा। वो कई बार वापस आश्रम जाने की सोचता, लेकिन राजा से कहने की हिम्मत ना होती। एक दिन लड़का परेशान चेहरा लिए बगीचे में बैठा था। संयोग से राजा भी आज बगीचे में टहल रहे थे। राजा लड़के को देखते ही समझ गए और लड़के से कारण पूछा। लड़के ने कहा, राजन, मैं जितना खुश रहने की कोशिश करता हूँ उतना परेशान हो जा रहा हूँ। यहाँ शहर में लोगों के पास सब कुछ है, लेकिन मन की शांति नहीं है। केवल बच्चे ही हैं जो सही मायनों में प्रसन्न रहते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे हम प्रेजेंट में जीना भूल जाते हैं। क्या यही जीवन का सच है? लड़के ने कहा, राजन, मैं वापस जाना चाहता हूँ। राजा ने कहा, ठीक है, तुम कभी भी जा सकते हो, लेकिन जाने से पहले तुम्हें 2 काम करने होंगे। पहला काम, बगीचे को ऑब्जर्व करो। राजा ने लड़के से कहा, तुम कहते हो कि बच्चे प्रेजेंट मोमेंट में जीना जानते हैं, तो तुम बच्चों के जैसे ही बगीचे को देखो। लड़के ने पूछा, कैसे? राजा ने कहा, बगीचे की हर चीज़, पेड़ पौधे, पानी, फूल, हर चीज़ को गौर से देखो, परंतु किसी का कोई मतलब मत निकालना, किसी से कोई कहानी मत जोड़ना, किसी कहानी को नाम मत देना। तुम केवल देखना। इन चीज़ों से जुड़े मन में जो भी विचार आए उनका कोई मतलब मत निकालना, केवल देखना, फिर मुझे आकर बताना। अगली सुबह लड़का जल्दी उठा और
बगीचे में आकर बैठ गया। जब पेड़ पौधे और बगीचे को देखने लगा तो मन में कई विचार आने लगे कि बगीचे में सफाई होनी चाहिए, नए फूल अच्छे लग रहे हैं, पतझड़ का मौसम आने वाला है, यहाँ पर डस्टबिन रखे होने चाहिए। लेकिन लड़का इन सब विचारों को देखता रहा। देखते देखते उसका मन शांत हो गया। कुछ समय ऐसे ही निकले। जब लड़का अकेले बैठता तो बगीचे का प्राकृतिक सौंदर्य देखता ही रह जाता। फूल की कोमलता, पानी की शीतलता और धरती की स्थिरता महसूस करता। लड़का पूरा बगीचा अपने अंदर महसूस करने लगा। यूं कहिए कि वो लड़का बगीचे के साथ एक हो गया। जब लड़के को होश आया तो कई घंटे निकल आए। अचानक ही लड़के को सुखद आश्चर्य हुआ कि मुझे 8 साल की उम्र में गुरुजी ने यही खुली आंखों वाला ध्यान सिखाया था। लड़का प्रसन्न मन से महल लौटा और राजा से कहा, राजन, मैंने 3 बात सीखी। पहली बात, जब हम किसी पर ध्यान देते हैं तो मन के स्पंदन यानी मन की अवस्था उसी वस्तु जैसे हो जाते हैं। इसीलिए सही और सात्विक वस्तुओं पर ध्यान देने का महत्व है। राजन, मैंने ये भी सीखा कि प्रकृति का स्वभाव शांत है, इसीलिए इस पर ध्यान लगाने से, झरने की आवाज़ सुनने से, हवा की शीतलता महसूस करने से, धरती की स्थिरता महसूस करने से मन को बहुत आराम मिलता है। राजन, मैंने ये भी सीखा कि जब हम दुखी होते हैं तब हम और ज़्यादा मुसीबत या रुकावट पर ध्यान देते हैं, जिस कारण हम और ज़्यादा परेशान होते हैं। इस परेशानी में हमारा दृष्टिकोण और नकारात्मक हो जाता है। इस दुख की साइकिल से निकलने के लिए हमें अपना फोकस उन चीज़ पर शिफ्ट करना चाहिए जो स्वभाव से ही शांत है। इससे मन को ऊर्जा मिलती है। राजा ने कहा, बहुत अच्छे, यही काम अपने लिए करो, अपने मन के लिए करो। दूसरा काम, मन को देखो। राजा ने कहा, जो भी विचार तुम्हारे अंदर प्रकट होते हैं वो तुम्हारे बारे में ही क्यों ना हो, सब विचारों को बिना रिएक्शन के देखो। यानी किसी भी विचार में अच्छा या बुरा मत लगाओ। जहाँ जजमेंट नहीं होता वहाँ रिएक्शन नहीं होता। यही तुम्हारी आखिरी अभ्यास है। लड़के ने फिर से अभ्यास करना शुरू किया, लेकिन इस बार अभ्यास इतना आसान नहीं था। जब भी उसे अपने बारे में विचार आता तब वो उसमें खींचा चला जाता। लड़के ने पाया कि अपने प्रति संभाव विकसित करना सबसे बड़ी कठिन काम है, लेकिन लड़का टिका रहा। कुछ महीने निकल गए। लड़के को जब भी समय मिलता वो अपने विचारों को देखने की कोशिश करता। धीरे धीरे लड़के ने खुद में अच्छा और बुरा लगाना बंद कर दिया। अपने मन को बस वो शांति से देखने लगा। ऐसा करने से वो स्थिर हो गया और पूरी तरह अंदर मुड़ गया। जब संभाव प्राप्त हुआ तो मन के प्रति रिएक्शन खत्म हुआ और रिएक्शन खत्म होते ही मन पूरी तरह से शांत हो गया। और मन के शांत होते ही लड़का मन के सारे रहस्य समझ गया। उसने जाना कि संसार केवल मन का रिफ्लेक्शन है। जो अच्छाई और बुराई बाहर दिख रही है ये सब कहानी ही सुना रहा है, और इसी अच्छे और बुरे के चलते हम मन की बातों में फंसे रहते हैं। कभी असली शांति और आनंद को जान ही नहीं पाते हैं। लड़के को समझ आया कि ये शांति, ये खुशी हमेशा से मेरे पास ही थी। बौद्ध गुरु ने मुझे बचपन में ही इस शांति को छूना सिखा दिया था, लेकिन मैं बार बार बाहर भाग रहा था। मैं खुशी को लोगों और चीज़ों में पाना चाहता था। लड़के ने जाना कि संभाव में रहना ही आंखें खोलकर ध्यान करना है। अपने मन के प्रति भी संभाव रखना सबसे बड़ी शक्ति है। अभ्यास पूरा करने के बाद लड़का राजा के पास पहुंचा। इस बार वो कुछ अलग था। लड़के की देखने की दृष्टि बदल चुकी थी। वो पूरी तरह प्रेजेंट में था। लड़के ने राजा को मंत्रियों से बात करते हुए देखा। लड़के को अचानक आश्चर्य हुआ कि राजा के चेहरे पर तो वही शांति झलक रही है जो उसे अभ्यास में महसूस हुई थी और जो बौद्ध गुरु के चेहरे पर हमेशा बनी रहती थी। लड़के को एहसास हुआ
कि राजा सब कुछ करते हुए भी पूरी तरह से शांत है। लड़के ने मन में सोचा कि आज तक ये सब मैं पहले नहीं देख पाया, क्योंकि मैं अपने ही मानसिक दुनिया में खोया हुआ था। इसी पल लड़के को याद आया कि बौद्ध गुरु के पत्र में उन 3 शब्दों का क्या अर्थ था। लड़के ने आत्मज्ञानी राजा को नतमस्तक होकर प्रणाम किया। दोस्तों, कहानी से 2 जरूरी बातें अपने साथ लेकर जाइए। बाहर के एंटरटेनमेंट से मन थकता है, सुस्त होकर हमें नींद भी आ जाती है, लेकिन मन को कभी भी चैन नहीं मिल पाता है। सारा ज्ञान, सारी शक्ति, असीम आनंद, सब कुछ हमारे अंदर मौजूद है। इसीलिए सबसे पहले हमें अंदर मुड़ने की ज़रूरत है। अंदर कैसे मुड़े? इसके लिए चाहिए हमें नॉन जजमेंट, यानी संभाव मन की कमियों को, अच्छे बुरे विचारों को केवल देखना है। ऐसा करने से मन के स्पंदन बहुत शांत हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ जजमेंट नहीं होता वहाँ रिएक्शन नहीं होता, और जहाँ रिएक्शन नहीं होता वहाँ मन नहीं होता। जितना हमारे अंदर ये संभाव आता जाएगा, उतना ही हम मन के जंगल से निकलते जाएंगे और उतना ही हम अंदर से स्थिर होते जाएंगे। दूसरी बात, केवल दिशा बदलने की ज़रूरत है। जब भी जीवन में परेशानी आती है, तब मन को नोट करो कि मैं इतना परेशान क्यों हो रहा हूँ। आपको समझ आएगा कि मैं पिछले कुछ समय से गलत चीज़ पर फोकस कर रहा हूँ, जिस कारण मन बेचैन होने के कारण मन की शक्ति छीन हो गई है। इसीलिए सबसे पहले अपना ध्यान शांत और सात्विक चीज़ों पर ले आओ। अपने फोकस का डायरेक्शन बदलो। धीरे धीरे वो शांति आपको अंदर महसूस होने लगेगी, जिससे आपको सही काम करने की शक्ति मिलेगी। बुद्ध कहते हैं कि बिना कंसंट्रेशन के कुछ हासिल नहीं होता। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी और नए संदर्भ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।